तक एक बूढ़ी लुटेरिन भी वहां आ पहुंची। उसका आदमी लुटेरों का सरदार था। गेरडा को देखकर वह बोली, वाह कैसी मोटी ताजी लड़की है, इसे मुझे पकड़ा दो, ये खाने में बड़ी जायकेदार लगेगी। वो बुढ़िया बड़ी डरावनी थी। देखते देखते उसने एक चमचमाती छुरी निकाल ली। वो उसे मारने ही जा रही थी कि इतने में उसकी लड़की आ पहुंची और उससे लिपट गई। वो अपनी माँ से कहने लगी, माँ इसे मुझे दे दो, मैं इसके साथ खेलूंगी, यह मेरे साथ रहेगी। ये कहकर उस लड़की ने बात बात में अपनी माँ के कान काट लिए। असल में वो अपनी माँ की बड़ी दुलारी बेटी थी और किसी को कुछ नहीं समझती थी। लुटेरे की लड़की गेरडा के साथ उसकी गाड़ी में आ बैठी और गाड़ी को हाँकते हुए और भी घने जंगल में ले गई। वो गेरडा के बराबर ऊंची थी लेकिन उससे ज्यादा तगड़ी थी। उसने प्यार से गेरडा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, डरो मत, जब तक मैं तुम्हें चाहती हूँ मेरी माँ तुम्हें नहीं मारेगी। क्या तुम राजकुमारी हो? नहीं, गेरडा बोली और फिर उसने अपना सारा किस्सा उसे भी बता दिया। वो लड़की उसकी बातें सुनती रही और गेरडा के आंसू पोंछती रही। लुटेरों के महल में जाकर गाड़ी रुक गई। महल के लगभग सभी कमरों की छतें धुएं से काली हो रही थीं। एक कमरे में एक बड़ी भारी देगची में कोई चीज पक रही थी। आग पर खरगोश और हिरन भूने जा रहे थे। दोनों ने डटकर भर पेट खाना खाया। फिर दोनों एक कमरे में आराम से लेट गईं। उस कमरे में छत में लगे हुए बांसों पर बहुत से कबूतर ऊँघ रहे थे। उस लड़की ने बताया कि ये सब उसके पालतू कबूतर हैं। उसने एक बड़ा भारी हिरन भी पाल रखा था जो हमेशा एक बड़ी जंजीर से बंधा रहता था। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद वह लड़की आई गो सो गई। लेकिन गेरडा को नींद नहीं आ रही थी। इतने में दो जंगली कबूतर बोले, गुटा गू, हमने तुम्हारे किटी को देखा है। वो बर्फ की रानी के रथ साथ अपनी स्लेज बांधकर भागा चला जा रहा था। यह क्या कह रहे हो तुम लोग? जरा मुझे भी बताओ कि बर्फ की रानी कहाँ रहती है। क्या तुम लोग कुछ जानते हो? गेरडा ने कबूतरों से पूछा। हमें ये तो नहीं पता कि वो कहाँ रहती है। हो सकता है बर्फ के देश में रहती हो। ये रेनडियर, बर्फीले प्रदेश का हिरन, तुम्हें उसके बारे में बहुत कुछ बताएगा। इतने में रेनडियर अपने पिंजरे से बोला, वहाँ चारों तरफ हमेशा बर्फ ही बर्फ रहती है। वहाँ सब आजादी से रहते हैं। बर्फ की रानी गर्मी के दिनों में बर्फ के मैदान में आ जाती है, लेकिन उसका किला उत्तरी ध्रुव पर है। सुबह उठकर गेरडा ने उस लड़की को कबूतर और रेनडियर की बातें बता दी और उससे मदद मांगी। लुटेरे की लड़की राजी हो गई। दोपहर में जब सब लोग खा पी कर सो गए, तब उस लड़की ने गेरडा को रेनडियर से अपने साथ उत्तर के बर्फीले देश लेपलैंड पहुंचा आने को कहा। रेनडियर फौरन राजी हो गया। लुटेरे की लड़की ने गेरडा को रेनडियर की पीठ पर बांध दिया और अपनी माँ के बड़े बड़े दस्ताने हाथों में पहना दिए ताकि बर्फीले देश में उसे ज्यादा ठंड न लगे। गेरडा की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि लुटेरों के बीच भी उसे अपना कोई मित्र मिल जाएगा। उसे आंसू बहाते देखकर लुटेरे की लड़की बोली, तुम इस तरह रोती क्यों हो? तुम्हें तो और खुश होना चाहिए। लो, ये रोटी के कुछ टुकड़े हैं और कुछ भुना हुआ गोश्त है, अपने पास रख लो, रास्ते में भूख लगने पर खा लेना। फिर उसने रेनडियर की पीठ ठोककर कहा, देखो इस लड़की को कहीं गिराना मत, बहुत संभाल कर ले जाना। रेनडियर गेरडा को अपनी पीठ पर बिठाए हुए फौरन चौकड़ी भरकर भाग खड़ा हुआ। रास्ते में एक जगह रुककर दोनों ने खाना खाया। रेनडियर फिर से दौड़ने लगा। अंत में वे दोनों उत्तरी ध्रुव के पास के बर्फीले देश लेपलैंड में जा पहुँचे। रेनडियर एक छोटी सी झोपड़ी के पास रुका। ये झोपड़ी बर्फ का एक अजीब सा मकान था जिसके अंदर एक स्त्री बैठी हुई आग में मछली भून रही थी। अंदर जाकर रेनडियर ने पहले तो गेरडा का किस्सा कह सुनाया और फिर अपनी राम कहानी सुनाई। गेरडा को इतना जाड़ा लग रहा था कि वो एक कोने में दुबक कर बैठ गई। गेरडा का किस्सा सुनकर वो स्त्री बोली, बेटी अभी तुम्हें बहुत दूर जाना है। यहाँ से 100 मील दूर फिनलैंड नामक एक देश पड़ता है। आजकल बर्फ की रानी ने वहीं पर डेरा डाल रखा। उसके खेमे में रोज रात को नीले रंग की बत्तियां जलती हैं। लो, एक मछली के सूखे हुए टुकड़े पर मैं तुम्हें एक चिट्ठी लिख देती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई कागज नहीं है। ये चिट्ठी तुम रास्ते में रहने वाली फिनलैंड की एक स्त्री को दे देना, वो तुम्हें आगे का रास्ता बता देगी। उसने गेरडा को खाना खिलाया। गेरडा ने कुछ तक आग तापी और फिर वो उसकी चिट्ठी लेकर रेनडियर की पीठ पर सवार हो गई। रेनडियर दौड़ने लगा। रेनडियर रात भर दौड़ता रहा और फिनलैंड जा पहुंचा। वो उस स्त्री की झोपड़ी जानता था जिसके नाम गर्दा एक चिट्ठी लेकर जा रही थी।
उसने वहां जाकर आवाज लगाई और फिर घुटनों के बल रेंगते हुए दोनों उसकी झोपड़ी में घुस गए। अंदर आग जल रही थी। गेयडा आग तापने बैठ गई। उस स्त्री ने सूखी मछली पर लिखी हुई चिट्ठी 2-3 बार पढ़ी और फिर मछली को खाने के लिए संभाल कर रख लिया। फिर उसने रेनडियर से कहा, इस लड़की का भाई किटी अभी तक बर्फ की रानी के साथ ही रहता है। उसे यहाँ की चीजें इतनी अच्छी लगती हैं कि वो और सब कुछ भूल गया है। अब वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। लेकिन असली बात तो ये है कि उस जादुई आईने के कुछ टुकड़े उसकी आंखों और उसके दिल में घुसे हुए हैं, जिससे वो हर खराब चीज को अच्छी समझने लगा है और बर्फ की रानी के असर में रहता है। जब तक वे टुकड़े नहीं निकलते तब तक वो एक अच्छे लड़के की तरह नहीं सोच सकता और बर्फ की रानी उसे बराबर अपने असर में रखेगी। ये सुनकर रेनडियर बोला, तो तुम इस नन्ही बच्ची पर दया करके इसे कोई चीज क्यों नहीं दे देती जिसे यह इस मुसीबत में काम ला सके और बर्फ की रानी के असर से किटी को छुड़ा सके। वो स्त्री कहने लगी, नहीं, इस लड़की के पास खुद एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसी शक्ति के बल पर यह बर्फ की रानी के महल में पहुंच सकती है और किटी की आंखों और उसके दिल को जादुई आईने के असर से बचा सकती है। इसके पास जो शक्ति है वह है इसका पवित्र और प्रेम भरा हृदय। उसी के बल पर इसे जीत मिल सकती है। यहाँ से 2 मील पर बर्फ की रानी का बगीचा है। तुम वहीं एक झाड़ी के पास इसे छोड़कर फौरन लौट आना। ये कहकर उसने गेयडा को रेनडियर की पीठ पर बिठा दिया और रेनडियर तेजी से दौड़ने लगा। थोड़ी देर में वो बर्फ की रानी के बगीचे के पास आ पहुंचा। वहां उसने गेयडा को उतार दिया और उसे चूम लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। गेयडा की आंखें भी भीग आईं। इतने अच्छे रेनडियर से अलग होते हुए उसे बड़ा दुख हो रहा था। फिर रेनडियर वहां से फौरन लौट आया। अब गेयडा उस सुनसान बर्फीली जगह में अकेली रह गई। गेयडा नंगे पैर ही बर्फ पर दौड़ने लगी। उसने देखा कि बर्फ के कुछ टुकड़े उसका पीछा कर रहे थे। धीरे धीरे उनका आकार बदल गया। असल में वे बर्फ की रानी के सिपाही थे और वे देखने में बड़े अजीब से लगते थे। गेयडा ने डरकर अपनी प्रार्थना दोहरानी शुरू की। थोड़ी ही देर में वहां बहुत से फरिश्ते आ पहुँचे। उन्होंने बर्फ के सिपाहियों को मार भगाया। यही नहीं, उन्होंने गेयडा के पैरों और हाथों को भी छू लिया, जिससे अब उसे जाड़ा बिल्कुल नहीं लग छू सकता था। अब वो शान के साथ बर्फ की रानी के महल घुस गई। उस महल की दीवारें बर्फ की बनी हुई थीं। खिड़कियों के शीशे भी पतले बर्फ के बने हुए थे। उस महल में सैकड़ों कमरे थे। वे सब उत्तरी प्रकाश से जगमग थे। सबसे बड़े कमरे के बीच में एक बहुत बड़ी झील थी, जिसका पानी अक्सर जमा रहता था। बर्फ की रानी जब यहाँ रहती थी तो उसी झील के बीच बैठा करती थी। वहाँ नन्हा किटी मारे ठंड के नीला पड़ गया था। फिर भी उसे जाड़ा नहीं लगता था, क्योंकि बर्फ की रानी ने उसका शरीर छूकर उसे जाड़ा सहने लायक बना दिया था। बर्फ की रानी कुछ दिनों तक यहाँ रहती थी और कुछ दिन गर्म देशों की यात्रा के लिए जाती थी। वो जहाँ जाती थी वहाँ जाड़ा आ जाता था। लोग ठंड से ठिठुरने लगते थे और पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जम जाती थी। बर्फ की रानी आजकल वहाँ नहीं थी। गेयडा ने जब महल में घुसने की कोशिश की तो दरवाजे पर तैनात बहुत ठंडी हवाओं ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन गेयडा ने जैसे ही अपनी प्रार्थना याद करनी शुरू की कि उसका रास्ता आसान हो गया। अंदर जाने पर उसने देखा कि किटी एक जगह बैठा बर्फ के टुकड़े से खेल रहा था। गेयडा उसे फौरन पहचान गई और उसके गले में हाथ डालकर बोली, किटी, किटी, आखिर मैंने तुम्हें खोज ही लिया। लेकिन वो चुपचाप पत्थर बना बैठा रहा। ये देखकर गेयडा को रोना आ गया। उसके आंसू किटी पर टपकने लगे। उसके इन आंसुओं से किटी का सारा जादू उतर गया। उसकी आंखों से, उसके दिल से जादुई आईने के टुकड़े धुल गए। अब उसने गेयडा को पहचान लिया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश हुए। उन्हें खुश देखकर बर्फ के टुकड़े भी खुशी से नाचने लगे। गेयडा के छूने से अब किटी पर जादू का जरा भी असर नहीं रहा। उसे अब ठंड भी लगने लगी। दोनों ने वहाँ से भाग चलने का निश्चय किया। गेयडा उसे महल के बाहर ले आई और उस झाड़ी के पास गई, जहाँ पिछली बार रेनडियर ने उसे छोड़ा था। उसे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो रेनडियर वहाँ तैयार खड़ा था। यही नहीं, वो अपने साथ एक छोटा रेनडियर और ले आया। दोनों एक एक की पीठ पर सवार हो गए। थोड़ी ही देर में रेनडियर उन्हें फिनलैंड वाली स्त्री के घर ले आए। वहाँ उन्होंने खाना खाया। इसके बाद वे लेपलैंड वाली स्त्री के यहाँ पहुँचे। उसने उन्हें नए कपड़े दिए और एक स्लेज गाड़ी दी। लेपलैंड की सीमा के पार जहाँ से बर्फीला प्रदेश खत्म हो जाता था, वहाँ पहुंचकर उस स्त्री ने उनसे विदा ली। दोनों रेनडियर भी उसी के साथ लौट गए।
अब दोनों पैदल ही चलने लगे। कुछ दूर चलने पर अचानक एक जगह झाड़ी के पीछे से एक बहुत बढ़िया घोड़ा निकल आया। गेरडा उसे पहचान गई। यह उन्हीं घोड़ों में से एक था जो उसके सोने के रथ में जुते थे। इस घोड़े पर वही लुटेरों की लड़की बैठी थी। वह घर से ऊब गई थी और यात्रा पर निकली थी। वह गेरडा से मिलकर बड़ी खुश हुई। उसने बताया कि वह राजकुमार अपनी राजकुमारी को लेकर दूर देश में चला गया और वह कौवा मर गया जिसने गेरडा की मदद की थी। फिर गेरडा और किटी ने अपनी अपनी कहानी सुनाई। वह लड़की बोली, अच्छा अब मैं चलूं। अगर कभी मैं तुम्हारे घर की तरफ आऊंगी तो तुम लोगों से भी मिलूंगी। ये कहकर वह घोड़ा दौड़ाती हुई आगे बढ़ गई। गेरडा और किटी आगे चले। चलते चलते वे लोग आगे एक बड़े शहर में पहुँचे। कुछ सड़कों को पाकर आगे जाने पर फौरन उन्होंने पहचान लिया कि यह तो उनका अपना शहर है। गेरडा अपनी दादी का मकान पहचान गई। दोनों अंदर चले गए। वही कमरा, वही सब कुछ। घड़ी उसी तरह टिक टिक कर रही थी। किसी चीज में कोई फर्क नहीं आया था। फर्क था तो सिर्फ उन्हीं दोनों में। वे अब काफी बड़े हो गए थे। खिड़कियों में अब भी गुलाब के फूल खिले हुए थे। दोनों घर लौटकर कितने खुश थे।